वो आज के 2 मार्च 2022 का जो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड का क्लास का जो लेक्चर है उसमें आपका स्वागत है। और मैं आपका अध्यापक राकेश पांडे आपसे समकालीन विश्व के बारे में चर्चा करूंगा, जो मुख्य रूप से 1850 से 1945 के बीच का है। और इसमें हमने जो आज चर्चा के लिए जिस विषय को चुना है, वह विषय, यद्यपि बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, जब हम लोगों ने पहले यूनिट की चर्चा की तो उसमें नेशनलिज्म की चर्चा हुई। और नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से 1850 से 1945 के बीच के इतिहास को अगर देखने की कोशिश करें, 1945 1850 से 1945 मध्य 19वीं शताब्दी से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बीच के इतिहास को देखने की कोशिश करें और इस प्रकार से देखने की कोशिश करें कि वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन से विचार हैं जो 19वीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न होते हैं। समाजवाद के विचारधारा, साम्राज्यवाद के, पूंजीवाद के, उदारवाद के, राष्ट्रवाद के, इन सभी विचारधाराओं में कौन सी ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इस सवाल का उत्तर कई तरह से दिया जा सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि समाजवाद की विचारधारा ने बहुत अधिक प्रभावित किया। कम्युनिस्ट पार्टी मैनिफेस्टो 1848 ने बहुत अधिक प्रभावित किया। लेकिन जब घटनाओं को और बारीकी से आप देखेंगे और खास तौर से जब आप इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म का सवाल आज 2022 में, कैसे नेशनलिज्म का सवाल, जैसे कोई सवाल पोस्टपोन कर दे, कोई किसी सवाल का उत्तर देने में पोस्टपोन कर दे, स्थगित कर दे, तो वह उत्तर मांगने के लिए वो सवाल बार बार खड़ा हो जाए। 1945 के बाद से 1991 तक का जो इतिहास है, उन सब इतिहास को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोल्ड वॉर का पीरियड कहते हैं। और फिर कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जो पूरे विश्व का इतिहास है, उस पर जब ध्यान देंगे तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से उभर करके आएगी कि जो नेशनलिज्म का सवाल है, जो राष्ट्रवाद का, और उस राष्ट्रवाद के आधार पर जो भौगोलिक इकाइयों के तय करने का जो सवाल है कि किस भौगोलिक इकाई में कौन सा राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है, इस बात को जब ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि राष्ट्रवाद का सवाल और किस भौगोलिक इकाई में वो राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा भारी पोटेंशियल लिया हुआ था, एक बड़ी भारी चुनौती भी था। और यह चुनौती कहीं ना कहीं समाजवाद को बहुत सी चीजें परास्त करती हैं, पूंजीवाद परास्त करता है। समाजवाद की जो एक खास किस्म की क्लोज्ड इकोनॉमी है, राज्य उसमें डोमिनेंट है, और वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं चुनौती दे पाता है। खासतौर से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित होती है और सोवियत यूनियन का अवसान होता है। लेकिन सोवियत यूनियन के अवसान में आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि बस यही बात महत्वपूर्ण है कि राज्य अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ है सोवियत यूनियन में, और उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका और उसके दोस्तों की अर्थव्यवस्था को नहीं पछाड़ पा रही है। इसलिए उनके देश में एक खास किस्म का वातावरण पैदा होता है और वह डिसइंटीग्रेट करता है।
सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन में बहुत सी बातें होंगी जो हैं भी, कि सोवियत सिस्टम परास्त होता है, कैसे गोर्बाचोव का ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के जो सिद्धांत आते हैं 1985 से 1991 के बाद, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, खुलापन और रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो एक गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और जिससे पूरा सोवियत सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और कोलैप्स करके जो रिपब्लिक्स बनते हैं, वो रिपब्लिक्स अपने आप में नेशनैलिटीज के आधार पर होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वह नेशनैलिटी का सवाल जो फ्रांस की क्रांति के बाद से उभर करके आता है, कि फ्रांस खुद अपने आप में एक बूर्बों वंश का एक संपत्ति है, एक स्टेट है, उसकी तुलना में फ्रांस की जनता का राष्ट्र बनता है। फ्रांस की क्रांति के दौर से फ्रांस की जनता का नेशन बनता है, राष्ट्र बनता है। ये जो नेशन बनने की जो प्रक्रिया है, जो सामंतवाद को तोड़ करके फ्रांस में नेशनलिज्म इमर्ज करता है। उसी तरह से ब्रिटेन में बहुत लंबे समय के उनके सामंती समाज को तोड़ करके एक ब्रिटिश एक नेशनलिज्म उभर करके आता है। और ये जो नेशनलिज्म है, यह कैसे पूरे विश्व की एक बड़ी डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है। सभी लोग इसको, अब इजराइल के लोग, यहूदी लोग, जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में उनके साथ जो भी बुरा व्यवहार होता है जर्मनी में, फिर उनके मन में आता है कि भाई मेरा पूर्वजों का देश है कौन, कौन सा इलाका है मेरा, हमारे पूर्वजों का, हमको वहां जाना चाहिए। और पूरे विश्व से उस इलाके में वो लोग जाते हैं अपनी पुरानी किताब पढ़ करके, जिसमें जो आज का इजराइल का इलाका है, वो दिखाते हैं कि इसी इलाके में यहूदी लोग थे और यहां से ही चारों तरफ माइग्रेट करते हैं। और वो लोग फिर इजराइल में 1949 में आकर के, और फिर वो लोग किस तरह से अपना एक बड़ा मजबूत राज्य बनाते हैं। बहुत छोटी एरिया का राज्य है इजराइल, लेकिन बहुत मजबूत है, बहुत सी बातों में बड़ी बड़ी सरकारों को, बड़े बड़े देशों को राय देता है। अभी भारत को भी बहुत से सवाल पर राय दिया। पहले भारत से उसके संबंध ठीक नहीं थे लंबे समय तक, क्योंकि इजराइल में एक खास किस्म का प्रजातिवाद है। प्रजातिवाद उसको कहते हैं कि इजराइल में जो भी राष्ट्र का मुखिया होगा या इवन चुनाव में भाग लेगा, वो यहूदी होना चाहिए। वहां पर रहने वाले लोग हो सकता है गैर यहूदी। ये एक प्रकार का प्रजातिवाद है, रेशियलिज्म है। जैसा कि साउथ अफ्रीका में भी एक समय में अपार्थीड करके बोलते थे, एक खास किस्म का राष्ट्रवाद जो सफेद लोगों का था, जिसमें वोट देने का अधिकार, हर कार्य सफेद लोगों के पास था, जिसको बाद में चल करके साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला वगैरह लंबे समय तक जेल में रहते हैं और जेल से छूट के आते हैं। तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक नेशनलिज्म जो उनका अपना खुद के, उनके लोगों का, वहां के नेटिव, वहां के लोगों का नेशनलिज्म खड़ा होता है। और 90 के दशक में आकर के अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका और तमाम जो अफ्रीका के देश हैं जो आज आप नाम लेते हैं, उन सभी में एक नेशनलिज्म के आधार पर वो तमाम उनकी बाउंड्रीज तय होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि 1919 के वर्साई के संधि के समय जो बातचीत हो रही होती है कि नेपोलियन के अवसान के बाद पूरे यूरोप का निर्माण कैसे किया जाए, पूरे यूरोप में किस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था किया जाए, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो डेमोक्रेट राष्ट्रपति है, वो वहां के पूरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उनकी जो कांग्रेस है सब रिप्रेजेंट करते हुए डेमोक्रेट वुडरो विल्सन आता है वर्साई की संधि में और 14 सूत्री कार्यक्रम देता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का 14 सूत्री कार्यक्रम। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि अमेरिका इस तरह का विचार लेकर के वहां का एक राष्ट्रपति आता है और पूरे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो समस्याएं खड़ी होती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में समस्या क्या खड़ी होती है कि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत होता है। जैसे टर्की का साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, उसका अंत हुआ, और टर्की के साम्राज्य के अधीन जितने भौगोलिक क्षेत्र थे, उन भौगोलिक क्षेत्रों का हो क्या। इसी तरह से आपके हैब्सबर्ग वंश का ऑस्ट्रिया और हंगरी का राज्य खत्म होता है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा राजवंश खत्म होता है, रामानोव वंश, जो जार हैं, जार निकोलस जो अंतिम जार होता है, उसका समाप्त। माने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने आप में पुराने राजशाही को समाप्त करता है। वो राजशाही जिनके इतने लंबे चौड़े जो उनके क्षेत्र थे कि कई बार जैसे आपके जो स्पेन का एक 16वीं शताब्दी में जो चार्ल्स है, चार्ल्स को कहते हैं कि चार्ल्स जो स्पेन का एक बच्चा है 6 साल का 8 साल का, जब वो राजा होता है, होली रोमन इंपरर होता है, तो लोग कहते हैं उसके ऊपर मुकुटों की बरसात होती है। चार्ल्स पंचम के ऊपर जब वो जन्म लेता है 1505 1506, डेट देख लीजिएगा, तो वो अपने दादा की तरफ से, अपनी माता की तरफ से, अपने पिता की तरफ से, अपने नाना की तरफ से वो तमाम अकेला वारिस होता है, और उस पर मुकुटों की बरसात होती है। और उसकी जो टाइटल होती है, वो टाइटल कई पेजेस में होती थी कि फलाने का राजा, वहां का राजा, यहाँ का राजा है। तो ये जो बड़ा राजवंश है, पूरे यूरोप को बड़े बड़े राजवंशों ने उनकी राष्ट्रीयताओं को, विभिन्न लोगों को अपने अंतर्गत सीमित करके रखा था। और जैसे ही राजवंश का अंत होता है, तो तमाम इलाके के जो लोग हैं, जो पीपुल हैं, उन लोगों का क्या होगा कि वो किधर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। अब ऐसे में जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत है, वो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कैसे उन सभी इलाके के लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने इलाके में कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, वो उसको बना सकते हैं। परंतु ये बातें बहुत तेजी के साथ लागू नहीं हो पाती हैं, और एक विशेष प्रकार का प्रजातिवाद या फांसीवाद और नाजीवाद उभर करके आता है, जो विल्सन के 14 सूत्री प्रोग्राम के खिलाफ एक तरह की आइडियोलॉजी लिए हुए है। विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम की आइडियोलॉजी के खिलाफ लेनिन का भी विचार उसके खिलाफ है, जहां पर लेनिन और उसके पहले मार्क्स का विचार है, संसार के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए बेड़ियां हैं और जीतने के लिए संसार। लेकिन उसमें नेशनलिज्म का सवाल कहां है। वो तमाम विश्व के मजदूरों एक हो जाएंगे, उनकी जो राष्ट्रीयताएं हैं अलग अलग, वो कैसे, उनके साथ क्या न्याय होगा। तो कम्युनिज्म उन राष्ट्रीयताओं का न्याय करने के लिए सोवियत यूनियन में एक बड़ा भारी प्रयोग हुआ लेनिन के समय में और स्टालिन के समय में, कि वो जितनी भी राष्ट्रीयताएं संभव हो सकती थी, जो 15 की संख्या में उन लोगों ने किया, उन सभी को उन लोगों ने रिपब्लिक या सोवियत बनाया। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रिपब्लिक माने हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो जनता का चुना हुआ होगा। इस प्रकार के जो प्रयोग हुए, यूएसएसआर के जो प्रयोग हुए, उस प्रयास में वो तमाम जो विभिन्न राष्ट्रीयताएं थी उनकी, उनके देश में, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, बेलारूस, अर्मेनिया, ये तभी तमाम जो राष्ट्रीयताएं हैं, वो उधर आपके अटलांटिक की जो राष्ट्रीयताएं हैं, लाताविया और 2 और देश, ये सभी राष्ट्रीयताएं सोवियत यूनियन के अवसान के बाद रिपब्लिक के रूप में अस्तित्व में आती है। और उस रिपब्लिक के रूप में अस्तित्व में आने पर जो बातें बहुत अधिक, जिसे कहा जाए कि एक, वो भी बातें बड़ी पोस्टपोन्ड हुई, स्थगित हुई, कि वो कि किस तरह से ये सभी जो स्वतंत्र होने वाले जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र की जो विदेश नीति क्या होगी, उनके देश की अपनी नीति क्या होगी, उनके अंतर्गत की व्यवस्था क्या होगी। और ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में
जो नेशन शब्द कितना इंपॉर्टेंट है कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, और नेशन शब्द कितना इंपॉर्टेंट है कि वर्साई की संधि के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। ये लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस की जो मेन स्पिरिट है, वो मेन स्पिरिट यह है कि युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, युद्ध न हो सके, युद्ध नहीं होना चाहिए। और वो युद्ध न होने में जो सबसे बड़ी बात मानी गई कि सबको सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत, इसी के अंतर्गत आप 1948 का 10 दिसंबर की घोषणा, जो मानवाधिकार की घोषणा है 10 दिसंबर 1948 की, उस घोषणा को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कही जा रही कि हर लोग को यह अधिकार है कि वो अपना भविष्य तय करें। लेकिन सबको अपने भविष्य तय करने के लिए जो अरेंजमेंट होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था अगर ऐसी है कि किसी अरेंजमेंट में, किसी व्यवस्था में, किसी नेशन के इमरजेंस में उनमें कई जो समूह हैं, नेशन, एक नेशन है उसमें कई उपनेशन हैं, अगर उपराष्ट्रीयताएं हैं, उन उपराष्ट्रीयताओं को अगर आपने एडजस्ट नहीं किया अच्छे से, तो वो सब कभी ना कभी आपके लिए एक दिक्कत उत्पन्न करेंगी। इस संदर्भ में भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो एक नेशन उभर करके आता है, इंडिया, दैट इज भारत, वो जो नेशन है, वो जो राष्ट्र है, उसमें बड़े ही, जिसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण से तमाम जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, उन लोगों को एक स्वायत्तता दी गई। संविधान के अंतर्गत उन्हें स्वायत्तता दी गई कि वो इस तरह से ना खड़े होकर के कहें कि नहीं हम भारत से अलग होकर के एक अलग राष्ट्र बनेंगे। भारत ने उस समस्या का बहुत दूरी तक समाधान किया। भारत ने उन सभी इलाकों को भी समाधान में ले लिया जो सब इलाके कुछ इस तरह की मांग कर रहे थे 1947 में, जैसे वो अलग होना चाहते। तमाम जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो इस समय के स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में एक खास किस्म का उनका अपना एक इंडिविजुअलिज्म रहा, जो ये कह रहे थे कि नहीं भारत के साथ नहीं, हम अलग रहना चाहेंगे। लेकिन भारत के संविधान, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इन सब के परिप्रेक्ष्य से वो सभी लोग फिर भारत में एक शामिल है। उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत का कोई इलाका ये कह रहा है कि नहीं हम भारत से अलग होना चाहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो एक विशेष मामला रहता है, क्योंकि उनका विलय एक विशेष परिस्थिति में होता है, एक खास किस्म के एक धर्मवाद प्रारंभ होता है। आजादी की लड़ाई के दौर में एक सांप्रदायिक धर्मवाद का वातावरण बनता है। उस सांप्रदायिक धर्मवाद में एक पाकिस्तान की मांग आती है, और उस पाकिस्तान की मांग एक धार्मिक, एक सांप्रदायिक, एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के आधार पर खड़ी होती है। और पूरे जो ब्रिटिश इंडिया है वो दो भागों में बढ़ जाता है, और बाद में चल करके जो पाकिस्तान है वो भी दो भाग में बढ़ जाता है भाषा के सवाल पर। बांग्लादेश में बंगाली रहेगी और पाकिस्तान के लोग उर्दू भाषा थोपना चाहे। तो इस तरह से जो राष्ट्रीयता की समस्या है, और खुद पाकिस्तान के अंदर भी राष्ट्रीयता की समस्या अक्सर उभर करके आ रही है कि वहां बलूचिस्तान है, वो अलग होना चाहते हैं, हमारी एक स्वायत्तता होनी चाहिए। जो बलूचिस्तान के लोग आजादी की लड़ाई के दौर में 47 में जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था, तो वे लोग भारत के साथ रहना चाहते थे। इसी तरह से उनका सिंध प्रांत, उनका जो पंजाब का प्रांत है, जो भारत के ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत को बांट करके जो बनाया गया है, जहां के लोग पूरा डोमिनेंट, पाकिस्तान में उन्हीं लोगों का डोमिनेशन है। वही लोग आर्मी में, वही लोग सेना में, हर जगह उनका डोमिनेशन है। तो ये जो राष्ट्रीयता की जो समस्या है, उस समस्या को किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में जैसे कोई पोस्टपोन कर दिया हो। अब रूस कह रहे हैं, आपके जर्मनी को एक राष्ट्रीयता के सवाल पर एक नए ढंग से कहा कि हमारे प्रजाति के लोग जिन जिन देशों में होंगे वो सब इलाके हम जीत करके अपने मिला लेंगे। ये हिटलर का माइंड था, और कहा कि हम लोग आर्य लोग हैं
और आर्य लोगों का जहां जहां भी क्षेत्र है, अगर वो पोलैंड में है, अगर सुडेटनलैंड में है, अगर वो ऑस्ट्रिया हंगरी में है, कहीं भी हमारे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं, अगर वो आपके जो डेनमार्क और उसके अगल बगल के जो समुद्र के इलाके हैं वहां भी अगर कोई है, फ्रांस के भी कुछ इलाके में बाई चांस चले गए हैं तो उनको भी हम सबको मिला लेंगे। जैसे कोई भारत में कहे कि जहां जहां हिंदू लोग हैं वो सबको हम मिला लेंगे, तो नेपाल को भी भारत मिलाने की कोशिश करें, भारत में मिल जाए। ये अपने आप में एक बहुत विशेष किस्म का अल्ट्रा नेशनलिज्म आप कह सकते हैं, अति राष्ट्रवाद। और उसी अति राष्ट्रवाद का जो भाव है वो कहां से आता है? कोई भी विचारधारा आती है तो वो उसके जो टेकर्स होते हैं, उसके जो लेने वाले होते हैं, वो लेने वालों में जनता का उनका बैकिंग होती है। अगर जनता की बैकिंग नहीं है तो टेकर्स नहीं हो पाएंगे, लेने वाले नहीं होंगे। जो अपने राष्ट्र को बहुत बड़े भौगोलिक इलाके में परिणित होते देखना चाहते हैं, वे लोग खास किस्म से जमीन के, जैसे कोई भूखा हो कि भाई इतने जमीन से हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे जापान के लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौर में उनको लगा कि हम लोग बहुत बहादुर लोग हैं, हमारे पास जमीन बहुत कम है, तो क्यों ना हम एक बहुत संगठित होकर के विश्व की और जो तमाम जो जमीन है उनको कब्जा कर ले। और ऐसे में एक जापान का सैन्यवाद उभर करके आता है, जो तमाम प्रकार की जो राष्ट्रीयताएं हैं, एशिया की जो राष्ट्रीयताएं हैं, उन सबको जो है वह परास्त करते हुए वो जर्मनी के और इटली की राष्ट्रीयता का जो भाव है एक विशेष किस्म का, उससे जुड़ करके वो एक संघ बनाते हैं। और जब आप देखते हैं कि कैसे एक, जिसे कहते हैं कि नाटो कहते हैं, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949, किस तरह से अमेरिका 1949 में एक खास किस्म का अलायंस बनाता है, मिलिट्री अलायंस। वो मिलिट्री अलायंस जो है वो मुख्य रूप से डायरेक्टेड होता है सोवियत यूनियन के खिलाफ। कि 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंत में पूरे जो विश्व युद्ध जीतने वाले लोग हैं, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, और ये चारों देश ये बात तय करते हैं कि कैसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तय किया जाए, क्षेत्र तय किया जाए कि किसका कौन सा प्रभाव का क्षेत्र है। और जो रूस का प्रभाव क्षेत्र, जो सोवियत यूनियन का प्रभाव क्षेत्र माना गया, वो माना गया कि पूरा जो ईस्टर्न जर्मनी से लेकर के पूरे ईस्ट का जो पूरा इलाका है, जो वर्तमान में हंगरी है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, ये सब के जो इलाके हैं, वो कहा गया कि ये रूस जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिकली चुनाव करा करके यहाँ सरकारें तय करेगा। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौर में ये तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष थे, खासतौर से ब्रिटेन के और अमेरिका के और रूस के, ये लोग तय किए थे कि आने वाले समय में हम लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं और जगह जगह डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट्स को बनाएंगे। लेकिन ये डेमोक्रेसी के नाम पर जो स्टालिन था, उसने उन सभी इलाकों में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से वहां पर शासन स्थापित किया और अपने सैटेलाइट कंट्री बना दिया, जो बाद में चल करके उसने 1956 में वार्सा पैक्ट कंट्री के रूप में उभार करके ले आया। और ये सब जो सिस्टम है वो एक नेशनलिज्म का पोस्टपोन्ड राष्ट्रवाद जैसे स्थगित हो जाए, पूर्ण रूपेण राष्ट्रवाद न प्रकट होने पाए। और 91 के बाद से फिर से राष्ट्रवाद जब विभिन्न इलाकों में प्रकट होता है, खासतौर से जो यूरोपियन पार्ट, आपके सोवियत यूनियन का जो यूरोप का पार्ट है, रूस को छोड़ करके, वो सभी पार्ट में जिस तरह से रिपब्लिक्स अस्तित्व में आते हैं, वो सभी रिपब्लिक्स को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी आजादी होती है कि वो अपनी विदेश नीति के लिए और अपने इंटरनल पॉलिसी के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन वो अपनी विदेश नीति के लिए और अपने इंटरनल पॉलिसी के लिए स्वतंत्र होने के बावजूद भी यह अपने आप में एक बहुत ही
निंदा करने वाली बात होगी कि जो रशियन फेडरेशन है, वो रशियन फेडरेशन एक खास ढंग से इन लोगों को देखता है कि ये स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन इनकी स्वतंत्रता कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये रशियन फेडरेशन के हिसाब से जो उनके कंपटीटर हैं या उनको दुश्मन भी कह लीजिए, जो नाटो वगैरह के जो देश हैं या अमेरिका है, उनके साथ जाकर के हाथ न मिलाए। अब जब वो स्वतंत्र हो गए, रिपब्लिक हो गए, तो उसमें रशिया को, रशियन फेडरेशन को यह कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ये तमाम जो सिद्धांत उभर करके आए, आत्मनिर्णय का सिद्धांत जो उभर करके आया, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत उभर करके आया, इन सभी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य से यह बात संभल करके आई, यह बात उतर करके आई कि सभी देशों को अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है और वो सब अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो उनकी क्षेत्रीय जो संप्रभुता है, जो अखंडता है, उसकी वो रक्षा करेंगे। और उसमें कोई ये कहे कि आप जो है वह यूक्रेन है, अगर आप अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में अगर आप नाटो के सदस्य होंगे तो रशियन फेडरेशन कहेगा नहीं, ये गलत है। तो रशियन फेडरेशन को ये अधिकार कहां से मिल रहा है, इसको बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। और इस पर एक बात बहुत उभर करके आ रही, जिस पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश में, जैसे अमेरिका में तो नियम बन गया है कि 2 टर्म के अलावा कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता अमेरिका। एक जमाने में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार चुनाव जीत गए थे मंदी के दौर में, लेकिन अब वहां नियम है कि 2 बार से अधिक आप प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। लेकिन किसी देश में अगर आप 22 साल से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जैसा कि पुतिन है, तो आप एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व, इतने बड़ी पर्सनालिटी बन जाएंगे कि आप अगर दानव हैं तो बाकी लोग बौने हैं आपके देश में। यद्यपि आपके देश में डेमोक्रेसी है, अखबार है, फ्रीडम है, और बहुत सी बातें आ रही है कि पुतिन ने बहुत से लोगों को मरवा दिया जो उसके विपक्ष में थे, उसके जो विपक्षी लोग थे। तो एक किसी देश में एक ऐसा नेता पैदा हो जाए, और अभी कानून बना करके रेफरेंडम के आधार पर कुछ 2034-34 तक जो है पुतिन ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ते रहेंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतना अपने आप को एसेंशियल कर ले इस देश के लिए कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके, और फिर वह व्यक्ति किस कलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पुतिन कौन से कलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस कलेक्टिविटी को हिटलर रिप्रेजेंट कर रहा था, किस कलेक्टिविटी को मुसोलिनी रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पहले के क्लासेस में मैंने बताया था कि कैसे लेट कमर्स टू कैपिटलिज्म को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके देश के पूंजीपति जो लेट कमर्स थे, उन लोगों ने इनको ताकत दिया, इनके विचारधारा को ताकत दिया कि नहीं, तुम पूरे देश को इसी तरह से संगठित करो सैनिक ढंग से, और पूरे विश्व में युद्ध करके अपनी स्थिति को बरकरार रखो। ऐसी परिस्थिति जो है वह, अब एक सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी देश में आप किसी तानाशाह को पैदा नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि तानाशाह बड़ी सब चालाकियां करके, बड़े षड्यंत्र करके, जैसे कि आप जर्मनी में देखिए कि हिटलर किस तरह से 1933 में चांसलर जब बनता है, कैसे अपने राष्ट्रपति को झूठ बोल करके कि नहीं, मैं संविधान के प्रति जो है वह शपथबद्ध हूं, किस तरह से उनके तमाम एजेंट जाकर पार्लियामेंट में आग लगाते हैं और कम्युनिस्टों का नाम होता है। कैसे जो है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक क्रूरता का सहारा लिया जाता है। तो ये जो आज हमने जो विषय आपके सामने रखा कि कैसे नेशनलिज्म जो है वो अपने आप में एक बड़ी ताकत वाली बात रही, जिसके सवाल को पोस्टपोन करने के कारण, जिसके सवाल को सम्मान न देने के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो बाल्कन के जो युद्ध हैं, बाल्कन उनको कहते हैं जो आपका
आजकल का जो पूरा का पूरा जो इलाका है आपका, जो चेकोस्लोवाकिया और आपके हंगरी और आपके जो है रोमानिया और भी बहुत से जो देश हैं, युगोस्लाविया के जो तमाम देश हैं, स्लोविया और मैसेडोनिया और तमाम जो देश हैं, ये सभी देश कैसे राजवंश के अधीन थे, और इन सभी राजवंशों के अधीन में रहने वाले देशों पर दूसरे राजवंश के लोग उस पर स्थापित करना चाहे, कोशिश किए कि नहीं हमारा होना चाहिए। और टर्की का जो एक खास इधर असर था, टर्की के कमजोर होने के साथ ही साथ इन सभी इलाकों की राष्ट्रीयताएं आजाद होना चाहती थी। तो ये राष्ट्रीयताएं आजाद नहीं हो पाई, और उसमें बड़े बड़े जो राष्ट्रीयताओं के या बड़े बड़े सम्राट लोग थे, बड़े साम्राज्य रखने वाले, भले ही वो मतलब डायनास्टिक रूल नहीं थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन लोगों ने यहाँ पर ये जो बाल्कन का जो इलाका है, बाल्कन माने छोटी छोटी पहाड़ियों का जो पूरा इलाका है, आप तो इस समय सब देख ही रहे हैं कि कैसे पहाड़ियों का इलाका है, बर्फ का इलाका है, लेकिन किस तरह से वो लोग डेवलप किए हुए। वो सोवियत यूनियन के पूरे प्रोग्रेस का एक तरह से बड़ा भारी प्रतिबिंब है कि उनके सभी जो रिपब्लिक्स हैं वो इतने अधिक एडवांस डेवलप किए हैं कि जैसा कहने में ये बात आ रही है और है भी, बड़ा दुख भी होता है कि भारत के तमाम बच्चे जो है वहां जाकर के यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसमें बहुत 40 या 50 लाख रुपए लगते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि भारत में वही मेडिकल की डिग्री लेने में 1 करोड़ रुपया लगता है। तो वो लोग वहां चले गए और जा करके वहां पर पढ़ाई करने में जो वातावरण हो उससे आप परिचित हैं। लेकिन क्या यूक्रेन को यह अधिकार है कि वो तय करे कि वो किसी के साथ भी जा सकता है? उसमें पुतिन उसको ये बात कहें कि नहीं आप पर हम हमला करेंगे, आपके यहाँ नाजीवाद चल रहा है, आप एक खास किस्म के नेशनलिज्म को उभार करके आप लेकर के चल रहे हैं। तो ये सब बातें जो है वह कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने शुरू में कहा कि कैसे नेशनलिज्म का सवाल पोस्टपोन्ड हुआ, और नेशनलिज्म के सवाल में सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो महत्वपूर्ण सवाल जो है इसमें है। और इस सेल्फ डिटर्मिनेशन के सवाल को ही पूरे विश्व का एक धारा कि लीग ऑफ नेशंस के थ्रू, फिर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इन सबको स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु ये सभी बातें जो है वह सफल नहीं हो पाई। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो आज हमने आपके सामने नेशनलिज्म के सवाल को लेकर के जो बातें रखी, उस पर अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आपका स्वागत है। सब मेरा है। हेलो सर। जी हेलो सर। बोलिए। सर मेरा नाम रिया है। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जिस तरीके से अफगानिस्तान में सर तालिबानी कब्जा हुआ, तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कि अफगानिस्तान में राष्ट्रवाद का पतन हो गया या उसके ऊपर आतंकवाद का कब्जा हो गया है? अफगानिस्तान का जो राष्ट्रवाद है उसी की विजय कही जाएगी। तालिबान लोग वहां पर आए, तालिबान लोगों ने अमेरिका का जो एक खास किस्म का जो पूंजीवाद है, जो इंटरनेशनली हर जगह दखल करता है, तो अफगानिस्तान के लोगों ने पहले रूस को परास्त किया, जैसा 1979 में रूस ने प्रयोग किया वहां पर जाकर के, और उस प्रयोग में अमेरिका ने उनकी मदद किया, जो मुजाहिदीन हैं और जो तालिबान हैं। फिर तालिबान लोग स्वयं अपने आप में एक खास किस्म के नेशनलिज्म से प्रभावित होकर के उन लोगों ने अमेरिकन प्रभाव को, जो अमेरिका इतनी बड़ी पूंजी वहां लगाए रहा, 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर रहा, उनको परास्त किया। तो तालिबान का राइज होना अफगानिस्तान के खुद अपनी ढंग से डिफाइन किए हुए नेशनलिज्म का राइज है। यद्यपि कई बार ये कह सकते हैं कि तालिबान चूंकि डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास कर रहे हैं लोग, एक खास किस्म की डिक्टेटरशिप है, वहां चुनाव नहीं लग रहे हैं, तो एक जैसे होता है कि कोई एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा हो जो हो सकता है आने वाले समय में उनके देश में डेमोक्रेसी अच्छे से आए। लेकिन अभी वो लोग, जो तालिबान का राइज है, वह एक खास ढंग से अमेरिकन साम्राज्यवाद के विरुद्ध वो लोग एकजुट हुए हैं, इसलिए उसे नेशनलिज्म की विजय कह सकते हैं आप अफगानिस्तान में। जी
सर, सामाजिक रूप से तालिबानियों के उदय को सर वहाबी के समकक्ष माना जा सकता है? किसके समकक्ष? वहाबी आंदोलन सर, वहाबी। जरूर, वहाबी आंदोलन एक खास किस्म से इस्लाम धर्म के लोग अपनी जो प्राचीन पहचान है उस पहचान के अनुसार अपने समाज को डिफाइन करने की कोशिश करें। इस्लाम धर्म में बहुत से कंपटीशन होते हैं। जैसे टर्की में आप देखेंगे कि वहां पर जो कमाल पाशा है वो एक खास किस्म के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के चलता है। वो कोई वहाबी आंदोलन से प्रभावित नहीं है, जबकि आईएस का नाम आपने सुना होगा, वो टर्की के खलीफा से प्रभावित होकर पूरे विश्व के इस्लाम को जोड़ना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में देवबंद स्कूल है। जो आपने वहाबी सवाल पूछा है उसमें मेरा ये कहना है कि जो तालिबान हैं वो लोग, जैसे आपके यहाँ वहाबी भी पूछा, आप चाहे तो देवबंद भी पूछ सकते थे। तो बरेली का देवबंदी स्कूल है, देवबंद से भी प्रभावित जो है ये लोग हैं। ये एक खास किस्म के इस्लाम के ओरिजिनल व्याख्या करते हैं, जिसमें महिलाओं की क्या स्थिति होनी चाहिए, उनको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, पर्दा कितना करना है, ये उनका अपना खुद का एक परिभाषा है, उस ढंग से वो लोग व्याख्या कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि वो ये सब करके अपने समाज को कैसे एकजुट करके विदेशी समाज जो उनके समाज को परास्त किए हुए था उसको कैसे वो उसको भगाते हैं। तो इस संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि तालिबान एक खास किस्म के अफगानी नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को प्रतिनिधित्व करता है। और तालिबान अपने यहाँ कुछ चुनौती भी है, चुनौती भी माने तालिबान को भी चुनौती है, उन तमाम लोगों की चुनौती है जो आधुनिकीकृत जो अफगानी है, जो मॉडर्नाइज्ड अफगानी है। जैसे उनका जो पहला राष्ट्रपति जो हिंदुस्तान में पढ़ा, या जैसे गनी वगैरह, और बहुत से लोग जो मॉडर्नाइज्ड लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, उनके पार्लियामेंट वगैरह है, तो वो लोग भी एक चुनौती दे रहे हैं। इस समय डोमिनेंट जो है उनका तालिबानी जो समूह है वो डोमिनेंट है। जिस भी उनके एजुकेशन से, उनकी जैसी ट्रेनिंग हुई है, उनके पास जो पैसे वगैरह हैं, जिसके बारे में अगर बारीकी से आप ध्यान देखें तो अफगानिस्तान विश्व का सबसे बड़ा अफीम का और हीरोइन का सप्लायर है। अपने हीरोइन के सप्लाई के आधार पर, अफीम के सप्लाई के आधार पर इतना अधिक उनके पास पैसा है कि अगर आप अफगान समाज में डोमिनेंट हैं तो आपको कहीं से भी विश्व के जितने भी तस्कर हथियार बेचते हैं उन सबसे हथियार आप खरीद करके अपने देशों में आप देखेंगे कि हीरोइन का या कॉन्ट्राबैंड, इस तरह से अफीम वगैरह का व्यापार करने वाले देश हैं, उन सभी देशों में एक खास किस्म के गैर संवैधानिक ढंग से शासन पर कब्जा कर लेने का प्रयास होता है। जैसे दक्षिण अमेरिका के बहुत से देशों को देखेंगे, उसमें खासतौर से मैक्सिको का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, और भी जिनके यहाँ इसी तरह से कॉन्ट्राबैंड या हीरोइन या इस तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं, और उसके आधार पर वो लोग इतना पैसा वहां का माफिया पैदा होता कि वो राज्य पर कब्जा कर लेते। आप अपने हिंदुस्तान में देखिए कि अभी किसी एक पोर्ट पर, गुजरात के पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की जो हीरोइन बरामद हुई, और वो हीरोइन अफगानिस्तान से वहां आई हुई थी। तो ये सब बातें भी बड़ी बारीकी से देखनी है कि किसी भी देश में नेशनलिज्म कैसे आ रहा है और किस तरह के कपड़े पहन करके आ रहा है। हिंदुस्तान का नेशनलिज्म एक समय तिरंगा कपड़ा पहन करके आया, आज भी पहने हुए है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक खास ढंग से केसरिया कपड़ा भी लगा पहनने, उसका एजेंडा बदल गया। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये जो एक खास किस्म का जो राष्ट्रवाद, जो डोमिनेंट राष्ट्रवाद हुआ, जिसमें कि राम का और शिव का और कृष्ण का, इन सबके इलाकों को स्वतंत्र किया जाए, इसमें हमारी पुरानी जो आस्था जुड़ी उसको किया जाए, और साथ में प्रोग्रेस का भी काम उन लोगों ने किया। तो आप देखेंगे कि हर देश का जो नेशनलिज्म है वो एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर खड़ा हो रहा है। इस तरह से अगर आप उनके वस्त्रों के आधार पर अगर उनकी व्याख्या करेंगे कि भाई ये आपके अमेरिका का नेशनलिज्म कौन सा कपड़ा पहने हुए है, इंग्लैंड का नेशनलिज्म कैसा ब्रिटेन का पहना हुआ है, और आपके यूक्रेन का,
और रूस का, तो आप देखेंगे कि सभी देशों में नेशनलिज्म है, लेकिन विभिन्न प्रकार का उनका टेक्सचर, जैसे कोई कपड़ा देखते हैं, साड़ी देखते हैं, उसकी बुनावट के आधार पर टेक्सचर कहते हैं। आप कहते हैं ये इस तरह का ये साड़ी है, इसका यार्न ऐसा है। तो नेशनलिज्म के तमाम टेक्सचर उभर के आ रहे हैं। अर्थात नेशनलिज्म का सवाल अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसे विश्व इग्नोर नहीं कर पाएगा। और अफगानिस्तान में भी एक, जिसे कहते हैं कई प्रकार के नेशनलिज्म्स की लड़ाई हुई आपस में, उन सभी नेशनलिज्म्स की लड़ाई में जो तालिबानी नेशनलिज्म है वो सबको परास्त करती है। तो और कोई सवाल पूछिए जी। हेलो सर। जी सर, जैसा कि एक है, माना जाता है कि न्यू इंपीरियलिज्म का जो फिनोमिना है वो इकोनॉमिक ना होकर नेशनलिस्टिक है, तो सर ये कहाँ तक सही है? और सर अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो रशिया का जो स्टैंड है, क्या हम उसे न्यू इंपीरियलिज्म से किसी भी तरह कनेक्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या उसमें नेशनलिज्म का कोई भी रोल है? रूस का जो व्यवहार है वो एक इंपीरियलिज्म का व्यवहार है, और वो एक खास किस्म से नेशनलिज्म की व्याख्या कर रहा है, अपना उस नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहा है। पुतिन का 7-8 दिन पहले के भाषण में कहता है कि हम पूरे सोवियत यूनियन के जितनी लाइबिलिटी थी वो हमने दूर किया और लाभ बाकी लोग लिए, और फिर अब जा करके जो है ये लोग मिल रहे हैं, अपने ये नाटो से मिल रहे हैं। तो नेशनलिज्म है, लेकिन रशियन नेशनलिज्म में आप कह सकते हैं कि रशियन नेशनलिज्म एक तालिबानी की तरह से नहीं अभी कह सकते आप, क्योंकि वहां की जनता बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। मॉस्को में उस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं जैसा प्रदर्शन अगर चाइना में 1978-79 में हुआ था तो वहां तियानमान स्क्वायर हो गया था। आप लोगों ने तियानमान स्क्वायर का नाम सुना होगा कि बीजिंग में एक फील्ड थी, वहां पर विद्यार्थी लोग डिमॉन्स्ट्रेट करने गए डेमोक्रेसी के, तो पूरी मशीन गन से एक एक विद्यार्थी को मार दिया गया। अभी रूस में इस तरह से मशीन गनिंग, पब्लिक मशीन गनिंग नहीं हो रही, पब्लिकली मशीन गन चला दे, जैसे कि आपके माओ से तुंग के समय हुआ, या ये जो इस समय वर्तमान जो वहां का मुखिया है जिन सिंगपिंग जो है, उसके देश में अगर कोई इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट, उसके तो डिमॉन्स्ट्रेट कर ही नहीं सकता है, करेंगे तो या तो गिरफ्तार होंगे या मार दिए जाएंगे। लेकिन रूस का जो एक खास किस्म का उनका, फिर भी रूस उसी तरह से एक खास अल्ट्रा नेशनलिज्म दिखाई दे रहा है कि पुतिन का 1999 से, उसके पहले वो केजीबी का ऑफिसर था, 99 से 2022 तक अगर आप किसी देश के पूरे भविष्य का तय कर रहे हैं, सब कुछ आप तय कर रहे हैं, आप कितने पावरफुल हैं। आप अपने विरोधियों को, जो कोई भी विरोधी हैं, उनको इंग्लैंड में जाकर मरवा दे रहे हैं, चाय के कप में कुछ ऐसे जहर डाल दे रहे हैं कि मर जा रहे हैं लोग। ये सब कहानी आप उसके बारे में पढ़िएगा, ये सही कहानी है। तो पुतिन जो है वो रशिया का एक, वहां का जो पूंजीपति वर्ग है रशिया का, देखिए बहुत बारीकी से जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि रशिया की मल्टीनेशनल कंपनियां और अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां और यूरोप के और जो देशों की मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका बड़ा भारी कंपटीशन है। और जो राष्ट्र का जो मुखिया होता है, जैसे यहाँ पुतिन है, वो एक तरह का मुखौटा है। हर राज्य का जो मुखिया होता है वो उस राज्य, उस देश के डोमिनेंट आर्थिक हितों का मुखौटा होता है। डोमिनेंट आर्थिक हित जो है वो दिखते नहीं हैं वो दिखेगा नहीं, लेकिन कोई बहुत ध्यान से दिखेगा तो समझेगा अच्छा ये तो इनके मुखौटा है, ये तो इनकी बात कह रहे हैं। आपके देश में साल भर तक किसान आंदोलन चलता है, बाद में आपके प्रधानमंत्री बहुत ही सजग ढंग से माफी भी मांग लेते हैं, कानून भी वापस कर लेते हैं, लेकिन वो किसकी बातें बोल रहे थे, वो कौन सी बातें थी? जब आप देखेंगे तो एक खास किस्म का बड़ा बिजनेसमैन हिंदुस्तान का है, वो इंडिया की कृषि को एक खास ढंग से करना चाहता था, अपने पक्ष में लेना चाहता था। इसी तरह से सोवियत, जो आप सोवियत तो नहीं, वो रशियन फेडरेशन के कौन से जो डोमिनेंट बिग बिजनेस हैं जिन्होंने लाभ कमाए हैं और जिनका कंपटीशन विशेष रूप से अमेरिका के
मल्टीनेशनल से और ब्रिटेन के, फ्रांस के मल्टीनेशनल कंपनियों से, वो लोग मोदी को कुछ ऐसे कहें जैसे कोई गांव में गांव प्रधान लोग, दो गांव के प्रधान हो, भेड़ा लड़ रहे हो, और ये फलाने गांव का प्रधान का भेड़ा है, वहां का भेड़ा है, भेड़ा आपस में लड़ रहे हैं, भेड़ा हार जा रहा है तो हो रहा है कि भाई गांव प्रधान गांव हार गया। तो ये पुतिन एक भेड़ा की तरह से वहां के जो मल्टीनेशनल कंपनियों का एक भेड़ा है। जिस दिन वो भेड़ा, और भेड़ा देखिए कितने लंबे समय तक वहां की राजनीति को डोमिनेट किए हुए, और डोमिनेट करके वो अपने आप में उसकी बैकिंग जो है, उसकी संपत्तियों के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, कैसे कैसे संपत्तियां उसने बनाया है, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। उससे जो भी कोई मिलने जाएगा रूस का, यद्यपि जनता जो है किसी भी व्यक्ति से बड़ी होती है, चाहे आप कितना ही बड़े व्यक्ति हो जाइए, जब जनता के सामने आप आएंगे, जैसे इंदिरा गांधी बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, लेकिन 77 के चुनाव में उनको जनता ने परास्त कर दिया। उनकी जो इमरजेंसी लागू किया भारत में, 19 महीने की इमरजेंसी जो 75 से 77 की थी, बड़ी भारी मैग्लोमेनियाक थी, पुतिन की तरह उनका भी बड़ा भारी अहंकार था, लेकिन उसको जनता ने ठीक कर दिया। जितने भी अहंकारी होते हैं विश्व में, राष्ट्राध्यक्ष, उनके अहंकार को समय ठीक कर देता है। इस समय पुतिन एक बहुत विशेष किस्म के अहंकार से अनुप्राणित होकर के कार्य कर रहे हैं। या तो वहां की खुद की जनता, मास्को की ही जनता में से कोई उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो जाए और उनका कूडिटा हो जाए, उनकी सरकार पस्त हो जाए, क्योंकि इतनी लड़ाइयां जो है बहुत से लोग देश में नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी जो मुखौटा पहने हुए लोग हैं उनके देश के, जिनकी मल्टीनेशनल कंपनियों के हित हैं, वो लोग नहीं बोल रहे होंगे। वो लोग सोचते ठीक है, ये मेरा मुखौटा लड़ रहा है, लड़े। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि रूस को समझने के लिए उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों का और खुद वहां के नेता के बारे में बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और अरमानिया कह रहे हैं, जो यूक्रेन का नेता है, जो डेमोक्रेट है, अपने ढंग से डेमोक्रेटिकली वो इलेक्टेड है, जिस पर पुतिन ने बहुत से अनाप शनाप आरोप लगाए कि ये जो है वो नाजीवादी है। अरे नाजीवादी आप कह देने से कोई हो जाएगा नाजीवादी? हमारा देश है, हम किसी से भी दोस्ती करें, हम जाकर के नाटो से दोस्ती करें, तो आप कौन होते हो भाई? जब हम रिपब्लिक हैं, स्वतंत्र हैं, आप कौन हैं डिक्टेट करने वाले? और अगर आप डिक्टेट कर रहे हैं तो पूरा विश्व धीरे 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 आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। उसमें बहुत मनबड़ होकर के पुतिन बोल रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है और इसको कर रहे हैं। माने इस लेवल तक वो व्यक्ति पागलपन की हद तक पहुंच रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का नाम ले रहा है, माने जैसे कोई विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा। तो ये मुझे इस समय तो यही कहने का मन है। और कोई प्रश्न पूछिए। ये सर एक और है सर, चाइना में कम्युनिज्म के राइज से सर एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें माओ का एक स्टेटमेंट था कि जापान ने चाइना को इन्वेड करके चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी पर बहुत बड़ा एहसान किया है, फेवर किया है। तो सर क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट चाइना का क्रिएटर था वो जापान था? अब आप कह सकते हैं कि जैसे गांधी जी को ट्रेन से बाहर नहीं फेंका गया होता साउथ अफ्रीका में, तो गांधी न होते, तो कहिए कि गांधी का क्रिएटर वो कंडक्टर था जो गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका में। कहने को तो कह सकते हैं ऐसे, लेकिन गांधी की खुद की जो ट्रेनिंग थी, उनके माता पिता की जो ट्रेनिंग थी, जो वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, ये था। अब जापान के लोग जो थे वो एक खास किस्म का मिलिट्रिज्म था उनका। जापान के दो कैप्टन ने आपस में तय किया चीन में आकर के कि चीन लोगों के जो पकड़े गए सैनिक थे, 100 सैनिक को एक लाइन में खड़ा कर दिया, और दोनों कैप्टन ने तय किया, आपस में शर्त लगाया कि 15 मिनट में तलवार से सबसे अधिक गर्दन कौन काटेगा। एक कैप्टन मान लीजिए 15 गर्दन काट दिया, एक 16 गर्दन काटा, तो 16 वाला विजयी होगा। विजयी ऐसे हुंकार करने लगा। तो चाइना के लोगों में एक बहुत अधिक, आज भी अगर आज चाइना से बहुत बारीकी से आप बात करेंगे किसी भी चाइनीज से, तो आपको जापान के प्रति बड़ी घृणा का भाव होगा।
क्योंकि जापान अपने मिलिट्रिज्म के दौर में, विस्तारवाद के दृष्टिकोण में, अपने मिलिट्रिज्म में, अपने सैन्यवाद में जो भी कमजोर उसे दिखा सब पर कब्जा करना चाहा। अब जापान को आप जिम्मेदार दीजिए कम्युनिज्म के लिए, तो ये सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन कम्युनिज्म उनका माओ जेडोंग जो था वो अपने ढंग से आइडियोलॉजी के आधार पर अपनी जनता को, वो पूरा लॉन्ग मार्च अगर आप पढ़ेंगे माओ जेडोंग का, कि किस तरह से वो 1936 वगैरह के दौर का ही लॉन्ग मार्च, कि शंघाई माने दक्षिण पूरब के चाइना से लेकर के भागते भागते उत्तर पूरब तक पहुंचता है, और चियांग काई शेक वहां का जो नेशनलिस्ट मिलिट्री का लीडर है वो पीछा करता है, और अंत में जब जापान के लोग चाइना पर हमला करते हैं तो मिल करके दोनों लड़ते हैं जापान के खिलाफ, और उस लड़ाई में माओ जेडुंग की सेनाएं जो है वो विजयी होती हैं। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर चियांग काई शेक चाइना के मुखिया बनेंगे या माओ जेडोंग बनेंगे, उसमें 1949 में तय होता है माओ जेडोंग की ताकत अधिक थी, क्योंकि जिस तरह से उसने फील्ड में काम किया था, 10 लाख लोगों को लेकर के कुछ 5,000 या 6,000 या इससे भी अधिक किलोमीटर पदयात्रा किया था उसने, और वो सभी युद्ध करते हुए। तो माओ जेडोंग जो है वो, और चियांग काई शेक जो मिलिट्री चीफ था भागकर फार्मोसा में चला गया, और 1949 से 73 तक उसको ये आपके अमेरिका ने उसको सह दिए रहा, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा। तो ये आप जो भी तर्क आप दे रहे हैं उसको देना चाहे दे दिए कि जापान कारण है चाइना में कम्युनिज्म के राइज के लिए, तो कहना चाहे कह दीजिए, लेकिन ये बात जरूर है कि चाइना में माओ का उभर के आना और कम्युनिज्म का उभर के आना, जो नेशन की चुनौतियां हैं, किसी भी नेशन के सामने चुनौती आती है, इज्जत की बात, आपके जीवन की बात, उन चुनौतियों में कौन नेशन का अगुआ बनता है, कौन नेशन के आगे खड़ा होकर के कहता नहीं मैं हूं, उसको फिर जनता कहती नहीं ठीक है आप हमारे नेता है। अब वो नेता बनने के बाद माओ से तुंग हो जाए, माओ से तुंग 1949 में नेता बनने के बाद पूरे अपने देश में सांस्कृतिक क्रांति करते हैं, विश्वविद्यालय बंद कर देते हैं, सभी अध्यापकों को और छात्रों कहते सब लोग गांव जाओ, और सबका कपड़ा तय कर देते हैं, 1 या 2 कपड़े से अधिक नहीं मिलेगा, इतना खाना मिलेगा, और वो अपने ढंग की एक सांस्कृतिक क्रांति करते हैं जिसको आप लोग पढ़िएगा। तो ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, कि चाइना की परिस्थितियों को अलग से देख करके जापान को जिम्मेदार मत मानिए। जापान को कह सकते हैं कि जापान ने जो मिलिट्रिज्म अपनाया, उस मिलिट्रिज्म ने जापान की जनता को 2 बम पहली बार, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बम उनके देश पे गिरे, एटॉमिक बम उनके देश पे गिरे, हिरोशिमा नागासाकी। जैसे कोई कहे कि भाई आप तो मेरे देश की रक्षा करने के लिए आप आए, हमारे लाल थे, लेकिन आपने किया क्या, कैसे देश की रक्षा की कि हमारे देश पर बम गिरवा दिया। तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं जी। तो मैं सोचता हूं कि अब समय हो गया है, तो फिर आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, और फिर जैसा होगा फिर आपसे लगातार संपर्क में रहूंगा, ठीक है। बताइए बच्चों आप जी। सर थैंक यू सर। यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।